हेलो दोस्तों, सुयोग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे व्यंजन। हिंदी विषय में जो व्यंजन है, इससे पहले हम स्वरों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिंक में दिया गया है प्लेलिस्ट में, आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं। आज हम व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। जो हिंदी वर्णमाला होती है उसमें जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते। व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? स्वरों की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैंने लिखा है क, जो क वर्ण है ये अभी किसके साथ जुड़ा हुआ है? स्वर के साथ। जैसे कि क, जब इसका हम विभाजन करते हैं, तोड़ के देखते हैं, तो इसके साथ कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? अ। तो जितने भी स्वर वर्ण होते हैं वह व्यंजन के साथ जुड़े होते हैं, और सारे सभी व्यंजन वर्णों के साथ कौन सा वर्ण स्वर वर्ण जुड़ा होता है? अ। तो जितने भी स्वर व्यंजन वर्ण होते हैं उनके साथ कौन सा वर्ण स्वर वर्ण जुड़ा होता है? अ। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है इनको अलग अलग वर्गों में उच्चारण स्थान के आधार पर विभाजन किया गया है। पहला देखते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय मतलब कि इनका उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर इनको वर्गों में विभाजित किया गया है। इस कारण इनका नाम क्या है? वर्गीय व्यंजन है। वर्गीय व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, अण। फिर अगला वर्ग है च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन से वर्ग के व्यंजन आते हैं? च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, अण। अब अगला वर्ग है त वर्ग। त वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? त, थ, द, ध, न। प वर्ग के कौन कौन से व्यंजन है? प, फ, ब, भ और म। इन वर्गों का व्यंजन अलग अलग वर्गीकरण जो है हमने अलग अलग क्यों किया है? क्योंकि इन व्यंजनों का वर्गीकरण इनके उच्चारण स्थान के आधार पर किया गया है। जो क वर्ग के व्यंजन है उनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। कंठ क्यों है? जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी ध्वनि जो आती है वो कहाँ से निकलती है? कंठ से निकलती है। मतलब कि गले के निचले जो कंपन होती है वो कंठ से होगी। इसलिए इनका नाम क्या है? कंठ वर्ग के क वर्ग में शामिल सभी वर्ण। इनकी संख्या कितनी है? कंठव्य की 5 है। जो च वर्ग के होते हैं उन्हें बोला जाता है तालव्य। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? गले से। जब हम कंठ की बात करते हैं तो कंठ से जब ऊपर की ओर आते हैं, मुंह की ओर, तो जब ऊपर दांतों से ऊपरी हिस्से तालु होता है, वहां से इनका उच्चारण स्थान होता है। इसलिए इनका नाम क्या है? तालव्य। अगला है ट। जो ट वर्ग के हैं उनका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। मूर्धन्य, जब इनका मूर्धन्य मतलब जिनका उच्चारण मुंह से होता है, वह कौन से वर्ग कहलाते हैं? ट वर्ग के मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद जो त वर्ग के होते हैं वो कौन से व्यंजन होते हैं? त वर्ग के होते हैं दंतव्य, जिनका उच्चारण करने पर जीभ जो दांत होती है दांतों को स्पर्श कर, इसलिए इन व्यंजनों को क्या बोला जाता है? दंतव्य व्यंजन। दंतव्य व्यंजन के बाद जो प वर्ग के व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं? औष्ठ। औष्ठ मतलब जिनका उच्चारण जब होठ के ऊपरी हिस्सा और निचले वाला हिस्सा मिलकर जिन व्यंजनों का उच्चारण करता है वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? औष्ठ व्यंजन। इस आधार पर इनके उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गीकरण किया गया है? 5 आधार पर। कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और औष्ठ। इस तरीके से 5 तरह के वर्गीय व्यंजन होते हैं और इनकी कुल संख्या कितनी होती है वर्गीय व्यंजनों की? 25 होती है। तो वर्गीय व्यंजन कितने हैं? 25 व्यंजन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन।
इन्हें अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंतस्थ इन्हें इसलिए कहा जाता है जहां अंतस्थ का मतलब होता है अंतर, और अंतर मतलब कि अंदर। जिन व्यंजनों का उच्चारण मुंह के अंदर ही होता है, साथ ही इन्हें कम समय लगता है। जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमें कम श्वास लेना पड़ती है, सांस हमें धीमे से लेना पड़ती है और आसानी से इनका उच्चारण हो पाता है। इसलिए क्या बोला जाता है इन्हें? अंतस्थ व्यंजनों, जिनका उच्चारण करते समय मुंह को ज़्यादा मुंह के जो अंग हैं दंत, ओष्ठ और तालव्य, इनको आपस में ज़्यादा घर्षण नहीं करना पड़ता है और आपस में सटकर इनका उच्चारण होता है। अंतस्थ व्यंजन, इनमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं? अंतस्थ व्यंजनों में शामिल किया जाता है य, र, ल और व। अब ये जो वर्ण आपने शामिल किए हैं य, र, ल, व, इनका भी एक उच्चारण स्थान होगा। तो जो य वर्ण है इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। जो र वर्ण है इसका उच्चारण स्थान होता है दंतमूल। जो ल है इसका भी उच्चारण स्थान क्या है? दंतमूल। और व होता है इसका स्थान होता है दंत ओष्ठ। दंतोष्ठ मतलब कि इनका उच्चारण करने पे दांत व ओष्ठ मतलब कि होठ मिलकर जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं वह कौन सा होता है? व वर्ण होता है। जो य और व है, य और व वर्ण है, इन्हें अर्ध स्वर की भी संज्ञा दी जाती है। तो य और व को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। य और जो व है ये क्या है? अर्ध स्वर। साथ ही जो ल है इसे एक और नाम से पुकारा जाता है, उसका नाम है ल को पुकारा जाता है पार्श्विक व्यंजन। ल को बोला जाता है पार्श्विक व्यंजन। साथ ही जो र है, र को अनेक नामों से पुकारा जाता है, इसे बोला जाता है प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, लुंठित व्यंजन और वत्सर्य व्यंजन। इतने अलग अलग नामों से कौन से व्यंजन को पुकारा जाता है? ल वाले को। ल को इसका उच्चारण स्थान क्या है? य का उच्चारण स्थान है तालु, इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है। र का अर्ध जो उच्चारण स्थान है वो दंत मूल है और इसको अन्य नामों से क्या क्या वो बोलकर पुकारा जाता है? र को प्रकंपित व्यंजन, लुंठित व्यंजन और वत्सर्य व्यंजन। जो ल है इसे पार्श्विक व्यंजन भी बोला जाता है और इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत मूल। जो व है, व का जो उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ मतलब कि दांतों और होठों के आपस में मिलने से जिस व्यंजन का उच्चारण होता है वो कौन सा होता है? दंतोष्ठ बोले तो व वर्ण। व को अर्ध स्वर कहा जाता है और य को भी क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर व्यंजन। आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजनों के बाद अगली चर्चा करते हैं हम संघर्षी व्यंजनों के बारे में। जो अंतस्थ व्यंजन थे इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 4। आगे हम बात करते हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी, और इसे ही कहा जाता है ऊष्मीय व्यंजन। इन्हें ऊष्मीय व्यंजन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब इन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है तो मुंह में ऐसी गर्माहट सी महसूस होती है और इनका उच्चारण करने पर हमें क्या अधिक ऊर्जा और समय लगता है। इसलिए इन्हें कौन सा व्यंजन किया जाता है? संघर्षी और ऊष्मीय व्यंजन कहा जाता है। इसमें कौन कौन से व्यंजनों को शामिल किया जाता है? श, श, स और ह। इन 4 वर्णों को इसमें शामिल किया जाता है। तो श होता है, श का उच्चारण स्थान होता है तालु। जो षटकोण वाला श होता है इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य। जो श सरोते वाला होता है उसका उच्चारण स्थान होता है दंत। और ह का उच्चारण स्थान होता है, जो ह होता है उसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। और साथ ही इसे कहा जाता है इसे जो ह है, ह वर्ग को बोला जाता है स्वर तंत्रीय
स्वर तंत्रीय व्यंजन, क्योंकि जब इसका उच्चारण किया जाता है तो ह के साथ अ की उच्चार आवृत्ति होती है। इस तरह से इसे अस्वर तंत्रीय व्यंजन भी कहा जाता है ह को, और इसका उच्चारण स्थान है कंठ। जो श शक्कर वाला होता है उसका उच्चारण स्थान होता है तालु। श षटकोण वाले का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य। स सरोते वाले का उच्चारण स्थान होता है दंत। इस तरीके से इन्हें कहा जाता है संघर्षी ऊष्मीय व्यंजन, जिनके उच्चारण करने पर हमें अधिक समय तथा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस तरह से संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। आगे हम पढ़ेंगे अब संघर्षी व्यंजनों के बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। जिस तरीके से स्वर एक से अधिक स्वरों से मिलकर व्यंजन बनते हैं, स्वर बनते हैं संयुक्त स्वर, उसी तरीके से संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये कितने होते हैं? ये भी होते हैं 4। कौन कौन से? पहला आता है क्षत्रिय का त्र और य, और ये श्रमिक वाला। इस तरीके से क्षत्रिय का श बनता है यह क और श षटकोण के श से मिलकर क्या बनता है? क्षत्रिय। लेकिन जब इसका उच्चारण किया जाता है तो हम किस रूप में करते हैं? क और छ छाते वाला छ। जब उच्चारण किया जाता है तो कैसे करते हैं? क और छ से। लेकिन जब इसका वो लिखा जाता है तो किस तरीके से लिखा जाता है? क और श षटकोण से स से क्या बनता है? क्षत्रिय वाला श। त्र किससे बनता है? त और र से मिलकर क्या बनता है? त्र। य होता है उसका ज, और इय से मिलकर क्या बनता है? ज। लेकिन जब इसका उच्चारण के आधार पर इसे क्या लिखा जाता है? ज और य। य लिखने पर किसका उच्चारण किया जाता है? ग का। इस तरीके से जब उसका उच्चारण के आधार पर ग का यूज कर रहे हैं, लेकिन इय का उच्चारण करते हैं लिखने पर, तो इस तरीके से बनता है ज और इय से, लेकिन उच्चारण के आधार पर ज और ग से मिलकर बनता है। जो श होता है, श श्रमिक वाला, वो श और र से मिलकर बना होता है। इस तरीके से एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। आगे बढ़ते हैं, हम व्यंजनों का वर्गीकरण देते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमने देख लिया है। संयुक्त वर्गीय व्यंजन, व्यंजन के बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ के बाद हमने संघर्षी व्यंजन देखे, और अभी देखे हमने संयुक्त व्यंजन। अब करते हैं हम आगत व्यंजन के बारे में चर्चा। आगत व्यंजन, आगत मतलब कि जैसे कि अर्थ, शब्द के अर्थ से ही प्रकट हो रहा है। आगत मतलब जो कहीं से आए हुए हैं, जैसे अरबी फारसी के वर्ण। अरबी फारसी के जो शब्द होते हैं उनमें जिन वर्णों का उपयोग किया जाता है वो कौन से हो? आगत व्यंजन। जो विदेशी साहित्य या विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं, अरबी फारसी, जिसमें शामिल किया जाता है अ, क, ख, ग, ज और फ को। इसके नीचे एक छोटी सी बिंदु का उपयोग किया जाता है, और ये कौन से स्वर है? आगत है। और ये जो बिंदु होती है इसे क्या कहा जाता है? नुक्ता। तो इस तरीके से इन व्यंजनों को शामिल किया जाता है। इसमें जो ज और फ है, इसको हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों में शामिल किया जाता है। तो व्यंजनों को जब हम करते हैं शामिल, तो उसमें ज और फ जो नुक्ता वाले होते हैं उन्हें शामिल किया गया है। इस आधार पर ये कौन से स्वर है? आगत स्वर है, जो अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं। जो कहाँ से आए हैं? विदेशों से आए हैं। इसमें अ, क, ख, ग, ज, फ को, और जो ज और फ है वो क्या है? हिंदी के व्यंजनों में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला हम व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर या अनुनासिक व्यंजन। इसमें जो हिंदी वर्णमाला के जो वर्गीय व्यंजन है, इनमें जो अंतिम वर्ण होते हैं, जैसे ण, ण, ण और न और म, इन्हें बोला जाता है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर क्यों? क्योंकि इसमें 5 वर्ण है, अक्षरों को शामिल किया है, इसलिए पंचमाक्षर या अनुनासिक वर्ण कहा जाता है।
अनुनासिक मतलब कि जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे नाक और मुंह दोनों से इससे उच्चारण करने पर क्या होती है, कंपन होती है, ध्वनि सुनाई देती है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अनुनासिक वर्ण। और अनिनासिक वर्ण में इनमें 5 वर्गीय व्यंजन के अंतिम वाले वर्ण को शामिल किया जाता है। इन्हें पंचमाक्षर और अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, हम व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं सघोष तथा अघोष के आधार पर। जो हिंदी वर्णमाला के क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये जो वर्गीय व्यंजन है इन्हीं को अलग अलग आधारों पर सघोष व अघोष वर्णों में हम वर्गीकरण करेंगे। सघोष व अघोष। सघोष और अघोष वर्गीकरण इस आधार पर किया गया है, जब इनका उच्चारण किया जाता है तो कंपन किस तरीके से होती है। सघोष जिनका उच्चारण करने पर कंपन होती है और अघोष वह जब स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होती है। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। सघोष वर्णों में हमें शामिल किया जाता है अंतिम के 3 वर्ग के व्यंजनों को। ये कौन से है, अघोष व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है ग, घ, ग, मतलब कि एक जो हमने रो में विभाजित किया गया है 1, 2, 3, 4 और 5। तो अंतिम के 3, 4, 5 वर्ग के जो वर्ण हैं उन्हें अघोष में, सघोष में शामिल किया जाता है, जिनके उच्चारण करने पर कंपन होती है। साथ ही अंतस्थ व्यंजन जो संघर्षी व्यंजन है उसका ह और सारे स्वर जो किस में आते हैं, अघोष में आते हैं, लेकिन सघोष में आते हैं, जिनका उच्चारण करने पर क्या होती है, मुंह में कंपन होती है। अघोष में कौन कौन से होते हैं, तो अघोष में ये जो 2 वर्ग के व्यंजन है, पहला और दूसरा, इन वर्ग के व्यंजनों को अघोष कहा जाता है। कितने हैं ये, कुल 10 हैं। साथ ही इसमें संघर्षी के स, श और श को शामिल किया जाता है। इस तरीके से इनकी संख्या कितनी हो जाती है, अघोष की 13 हो जाती है। और सघोष में कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं, पंक्ति के 3, 4 और 5 वर्ग के सारे व्यंजन, साथ ही 13 स्वर शामिल होते हैं इसमें। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के कौन कौन से, य, र, ल और व। तो इस तरीके से य, र, ल, व स्वर के तीनों जो 13 स्वर होते हैं उन्हें शामिल किया जाता है, और जो 3 पंक्ति के जो व्यंजन वर्ण हैं उन्हें इसमें शामिल किया जाता है, वर्गी के व्यंजनों को। इस तरीके से सघोष तथा अघोष का वर्गीकरण किया जाता है। अगला वर्गीकरण देखते हैं प्राण तत्व, मतलब कि जब हम जिन वर्णों का उच्चारण करने पर हमें कितना समय, साथ ही कितनी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। इस आधार पर 2 वर्गीकरण करते हैं हम, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण मतलब जब इनका उच्चारण करने पर हमें कम ऊर्जा एवं क्षमता की आवश्यकता होती है, वो अल्प प्राण होते हैं। और जिनका उच्चारण करने में हमें अधिक ऊर्जा और समय की आवश्यकता होती है वो महाप्राण होते हैं। इस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। महाप्राण में कौन कौन से वर्ग शामिल किए जाते हैं, तो महाप्राण में होते हैं वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ग के जो व्यंजन है वो किस में आते हैं, महाप्राण में आते हैं। दूसरा, तो इसमें दूसरी और चौथी पंक्ति के जो वर्ण हैं उन्हें महाप्राण में शामिल किया जाता है। साथ ही
श, श और ह संघर्षी व्यंजनों के चारों वर्णों को महाप्राण में शामिल किया जाता है। अब अल्प प्राण, तो अल्प प्राण में कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण के व्यंजनों में शामिल किया जाता है विषम वर्ग के व्यंजनों को। 1, 3 और 5। इस तरीके से 1, 3, 5 वर्ग के व्यंजनों को किसमें शामिल किया जाता है? अल्प प्राण में। क वर्ग के, जो ग का है तीसरा वाला और 5वां वाला। इस तरीके से 1, 3 और 5 वर्ग के व्यंजनों को किसमें शामिल किया जाता है? अल्प प्राण में। साथ ही इसमें सारे स्वरों को शामिल किया जाता है और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। इस तरीके से महाप्राण में कौन कौन से व्यंजनों को शामिल किया जाता है? पंक्ति की पहली, तीसरी और 5वें वर्ण की पंक्तियों को, पंक्ति के वर्णों को, सारे स्वर व्यंजन स्वरों को और य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजनों को। जबकि महाप्राण में दूसरी और चौथी जो सम है, सम पंक्ति के वर्ण है, उन्हें शामिल किया जाता है। साथ ही संघर्षी व्यंजन के स, श, श और ह को। इस तरीके से वर्णों का, व्यंजन वर्णों का हमने वर्गीकरण देखा। अब स्वरों और व्यंजनों का एक साथ हम संयुक्त व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं। देखिए, पहला जो वर्ण होता है क, ख, ग, घ और ड़, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? कंठ। कंठी व्यंजन है जिनका उच्चारण कंठ से होता है। और साथ ही ह, ऊष्मीय व्यंजन का ह, साथ ही अ, आ और अह। इस तरीके से कितने वर्णों को शामिल किया गया है इसमें? 5 तो वर्गीय व्यंजन के, साथ में ह, और स्वर कितने शामिल किए गए हैं इसमें? 3 स्वरों को शामिल किया गया है, अ, आ और अह। आगे चलते हैं तालव्य। तालव्य में कौन कौन से वर्णों को शामिल किया गया है? तालव्य में च, छ, ज, झ और इ। ये तो वर्गीय व्यंजन का, तालव्य का वर्गीकरण हो गया 5 वर्ण। इसके साथ ही य, श और ई और बड़ी ई। इस तरीके से स्वरों को कितने को शामिल किया गया इसमें? 2 को। ई और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। अगला वर्गीकरण देखते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य में वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ और ल। इसमें कौन कौन से शामिल किए गए हैं? र, श और ऋषि का री, इसमें एक स्वर शामिल किया गया है। आगे आते हैं दंतव्य। दंतव्य व्यंजन में आते हैं त, थ, द, ध और न, और साथ में आते हैं ल और स। आगे देखते हैं औष्ठ। औष्ठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? प, ह, ब, भ, म। इस तरीके से औष्ठ व्यंजन है। और स्वर के कौन कौन से? उ और बड़ा उ। किसका उच्चारण स्थान? उ और उ का उच्चारण स्थान क्या है? औष्ठ है। अब हम देखते हैं कंठ, कंठ और तालु। कंठ तालु से कौन सा उच्चारण, स्वरों का उच्चारण होता है? ए और बड़ा ए। स्वर आ गए ये। फिर आता है कंठ और औष्ठ। कंठ औष्ठ से होता है ओ और ओ का वर्ग, ओ का उच्चारण। फिर अगला उच्चारण स्थान देखते हैं हम। कंठ औष्ठ के बाद क्या आएंगे? कंठ और औष्ठ के बाद देखते हैं हम दंतोष्ठ। दंत और औष्ठ। दंतोष्ठ में कौन से वर्ग आते हैं? व। व किस में आता है? दंतोष्ठ में आता है। और अंतिम देखते हैं अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक में कौन सा आ जाएगा? अनुस्वार।
अनुस्वार किसे बोलते हैं? अम को। तो इस तरीके से स्वरों और व्यंजनों का उच्चारण स्थान हमने देखा। कंठ में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ और ल। और स्वर कौन कौन से होते हैं इसमें? अ और अ, आ और अह। तालव्य जिनका उच्चारण तालु से होता है, कंठ के ऊपरी वाले हिस्से से जिनका उच्चारण होता है तालु से, च, छ, ज, झ और य, और य और श। और स्वर कौन से? ई का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु से। मूर्धन्य जिनका स्थान मुंह से होता है वो कौन से व्यंजन वर्ण कहलाते हैं? मूर्धन्य। मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ और ण। और ऋषि का री स्वर शामिल हो गया। दंतव्य जिनका उच्चारण स्थान जीभ में, जब जीभ दंत को स्पर्श कर जिन स्वरों का उच्चारण होता है वह कौन से वर्ण होते हैं? दंतव्य। दंतव्य में त, थ, द, ध और न, और न और स। औष्ठ जिनका उच्चारण स्थान होठों के दोनों ऊपरी और निचला हिस्सा मिलकर जिन स्वरों का उच्चारण करता है वो औष्ठ कहलाते हैं। और उसमें प, ह, ब, भ, म और उ को शामिल किया गया है। कंठ तालव्य, कंठ मतलब कि कंठ और ऊपरी जो हिस्सा है तालु, वो दोनों स्पर्श कर जिन व्यंजनों का उच्चारण होता है वो कंठ तालव्य कहलाते हैं, जिसमें ए और ए स्वरों को शामिल किया जाता है। कंठ ओष्ठ जिन व्यंजनों के उच्चारण करने पर कंठ और होठ दोनों का कंपन होता है और उच्चारण होता है, वहां से कौन कौन से वर्ग निकलते स्वर? ओ और ओ। दंत ओष्ठ जहां पर दंत और होठ मिलकर जिस स्वर का व्यंजन का उच्चारण करते हैं वह क्या है? व। और अनुस्वार क्या है? अह। इस तरीके से स्वरों का अलग अलग उच्चारण स्थान देखा। इसमें एक व्यंजन का एक अंतिम टर्म आता है द्विगुण। द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? ड और ढ होता है। इनको द्विगुण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका उच्चारण पहले तो द्विगुण इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि इनका उच्चारण हिंदी की और जो हिंदी वर्णमाला है उन्हीं में हिंदी के द्वारा इसका विकसित किया गया है, हिंदी उच्चारण वर्णमाला के द्वारा इनका विकास किया गया है। दूसरा, जब इनका उच्चारण किया जाता है तो जीभ होती है वो ऊपर की ओर उठकर ऊपरी जीभ ऊपर की ओर मुड़कर अंतिम में मुंह को स्पर्श करते हुए नीचे की ओर आ जाती है। इस तरीके से द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। और ये कितने होते हैं? ढ और ड। इस तरीके से कौन से व्यंजन है? ये होते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। इस तरीके से हमने वर्णों में व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण देखा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे की ओर हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। इसी तरह अपना प्यार और सहयोग देते रहें। धन्यवाद।